Good morning, students. Welcome back to your online classes. You all already started the chapter number 6, that is algebraic expression. Okay, just keep practicing those chapters from the back practice section also, the practice section that are at the back side of the book. Okay, it is necessary to practice them also. If you have any query from there, you can WhatsApp that question to me and I will just send the solution of that question to you. Now you all know that our syllabus is chapter number 5, 6, 13 and 14 for half yearly, and the fourth chapter is repeated one from the PT1 syllabus. So we already completed our two chapters, that is 5 and 6. Now let's come to our next chapter, that is chapter number 13, that is congruence. Okay, which chapter is this? Chapter 13. Congruence. Okay, congruence and congruency. Okay, this is the new concept for you all, so just listen carefully about that concept. हम आज की वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, और अगर मैं लेंदी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूँगी बिकॉज इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, सो दैट you all people can just concentrate on the topic and just try to understand what congruency or what congruence is. There are many terms that are new for you, so we will start from the basic. Okay. There are some points you have to remember. You have to read sorry, the objects which have same shape and size are called congruent objects. देखिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये चीज़ें आपको जो लिखनी होगी वो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगी. मैं आपको सिर्फ फिलहाल एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप चाहे तो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, नो इश्यूज़ विद दैट. This is a square. This is also a square. दोनों क्या हैं? स्क्वायर हैं. बट क्या ये आपको दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं? सिर्फ इसके अलावा कि ये दोनों ही स्क्वायर है, क्या इनकी कोई भी चीज़ सेम है? नो. When the two figures have same shape and size, then they are congruent. अगर कोई भी दो फिगर का शेप और साइज सेम होगा तो उनको कॉन्ग्रेंट बोला जाएगा. इससे पहले मैंने पता कैसे लगाया ये दोनों कॉन्ग्रेंट है या नहीं है. मैं क्या करती हूँ, एक ऑब्जेक्ट को या एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर या दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रख के देख लेती हूँ. ओके, जस्ट लाइक मेरे पास यहाँ पर दो पेपर्स में आपको दिखाती हूँ. जस्ट see there are two papers. Here instead of paper I am taking these two bandages because the paper is also of a white color and that is not visible clearly, so I am taking these two band-aids. Okay, now what is superimposition? I am telling you about the superimposition. Superimposition क्या होता है? यहाँ पे मुझे ये दो फिगर्स दिख रही हैं बैंडेड्स की, दैट इज रेक्टेंगुलर फिगर्स. सुपर इम्पोजिशन में क्या होता है, मैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर या एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रख कर देखती हूँ. सुपर इम्पोज का मतलब है, इम्पोज का मतलब है एक दूसरे के ऊपर इम्पोज कर देना, रख देना या चढ़ा देना. ओके, ये मैंने एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया. इन दोनों ने एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लिया है. मैं आपको कम्प्लीटली दिखा देती हूँ चारों तरफ से. ये देखिए, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, कम्प्लीटली कवर कर लिया. जब कोई हम कॉन्ग्रुएंसी को एग्जामाइन करने के लिए क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देते हैं. जब वो कम्प्लीटली एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन. ओके, और सुपर इम्पोजिशन का मेथड मैं किस लिए यूज़ करती हूँ? सुपर इम्पोजिशन का मेथड मैं कॉन्ग्रुएंसी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करती हूँ. ओके, सो दैट इज द सुपर इम्पोजिशन. नाउ व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स? कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनकी सेम शेप सेम साइज हो, दैट आर कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स. एंड व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? दो फिगर का एक दूसरे से आइडेंटिकल होना इज कॉन्ग्रुएंसी. हम वन बाय वन लिख लेते हैं. सबसे पहले आता है सुपर इम्पोजिशन. ये आपको नोट डाउन करनी है कुछ पॉइंट्स. ओके, मेथड, द मेथड ऑफ एग्जामाइनिंग. एग्जामाइनिंग का मतलब है चेक करना. ओके, एग्जामाइनिंग congruency by placing one object on the
other is called the method of superimposition. ओके, ऐसा मेथड जिसमें हम चेक करते हैं ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रख के, ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं? सुपर इम्पोजिशन. नाउ नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स. कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं या क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स की शेप और साइज सेम होता है. ऑब्जेक्ट्स विच हैव सेम शेप एंड साइज. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका सेम शेप और सेम साइज. ओके, और दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है सेम शेप और सेम साइज की, दिस प्रॉपर्टी ऑफ टू फिगर्स, अगर ये दो फिगर्स के अंदर देखी जाए, ऑफ टू फिगर्स ऑफ बीइंग आइडेंटिकल, बीइंग आइडेंटिकल इज कॉल्ड, इसको ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी. क्या बोलते हैं हम इसको? कॉन्ग्रुएंसी. ओके, यानी कि किन्हीं भी दो फिगर्स का आपस में सेम होना इज कॉन्ग्रुएंसी. दैट इज द कॉन्ग्रुएंसी. ओके, कॉन्ग्रुएंसी हमारी किसी भी शेप की हो सकती है. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रिकैप एक्सरसाइज दिखा देती हूँ. रिकैप एक्सरसाइज में मुझे फाइंड आउट करना है, अपनी बुक्स में देख लीजिए, आप सबको रिकैप एक्सरसाइज क्लियर दिख रही होगी. ये रही, आपको ये 4 फिगर्स गिवन है और इन चारों की कॉन्ग्रुएंट पार्ट आपको निकालना है और शेड करना है. कौन सा कॉन्ग्रुएंट पार्ट है? देखिए, फर्स्ट पार्ट छोटा है, ये तो नहीं होगा. सेकंड पार्ट सिमिलर दिख रहा है. फिगर का टेढ़ा, उल्टा, सीधा, तिरछा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो सिर्फ जब आप इस फिगर को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो वो दोनों सेम होनी चाहिए. सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है. सी बहुत ज़्यादा पतला है, डी स्क्वायर शेप है, ई छोटा है. ओके, ई ऐसे बड़ा है, ई की ब्रेथ बड़ी है और लेंथ छोटी है, सो ई भी नहीं है. बी ऑप्शन बिल्कुल मेरा करेक्ट है. ऐसे ही आप जब इस वाले में ट्राइंगल में फाइंड आउट करेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जबकि ये नहीं है, ये स्केलन ट्राइंगल है जबकि ये नहीं है. सी मैच कर रहा है मेरा, सिर्फ उल्टा दे रखा है. डी बहुत छोटा है, ई भी बहुत छोटा है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सी पार्ट. पैरेललोग्राम आप सबको दिख रहा है. ये पैरेललोग्राम ज़्यादा तिरछा है, ये कम तिरछा है, ये बहुत लंबा है. ओके, सी पार्ट भी बहुत कम तिरछा है. डी इज एग्जैक्टली लाइक दैट. डी बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है. ओके, ई बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया. ऐसे ही आप अगर डी पार्ट को देखेंगे तो ए इज़ जस्ट एग्जैक्टली सिमिलर एंड द अदर शेप्स आर नॉट. ओके, नाउ अब मुझे आगे दे रखा है कौन कौन से फिगर्स किस किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो सकती है. ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ. आपको जो लिखने थे वो सिर्फ ये 3 पॉइंट्स लिखने थे. अब जो मैं आपको इसके बाद बता रही हूँ ये आपको लिखना नहीं है. ओके, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. ओके, सबसे पहले अगर हम लाइन सेगमेंट्स को देखें तो अगर आप चाहें अपनी नॉलेज के लिए तो आप फिगर्स बना सकते हैं या लिख सकते हैं. अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू फेयर डाउन दैट वर्क. ओके, इट इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ डिफरेंट फिगर्स इज. अगर हम लाइन सेगमेंट्स की बात करें, लाइन सेगमेंट्स में कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है? लेंथ का सेम होना. ठीक है, दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ अगर सेम है दैट मीन्स दीज आर कॉन्ग्रुएंट. इफ दे डोंट हैव द सेम लेंथ इट मीन्स दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. दो लाइन सेगमेंट्स सेम लेंथ की हैं दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. अगर हम आ जाते हैं एंगल्स पे, नेक्स्ट किस फिगर पे आते हैं हम? एंगल्स पे. ओके, अगर दो एंगल्स सेम मेजरमेंट के हैं, किसके हैं? सेम मेजरमेंट के, चाहे वो कैसे भी बने हुए हैं, उल्टे सीधे तिरछे कैसे भी बने हुए हैं, अगर वो सेम मेजरमेंट के हैं दैट मीन्स मेरा ये वाला एंगल 60 डिग्री का है. ओके, और मेरा ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है. दिस मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये उल्टा बना है, ये सीधा बना है, ये सीधा बना है उल्टे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क किससे पड़ता है? सिर्फ इनके मेजरमेंट से. लाइन सेगमेंट में उनकी लेंथ से और एंगल्स में उनके मेजरमेंट से. इफ़ दे हैव द सेम मेजरमेंट दैट मीन्स द एंगल्स आर congruent. Now let's come to the triangle, that is our next figure. Okay,
और नेक्स्ट फिगर इज ट्राइंगल। ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी के मेरे 4 रूल होते हैं, ये मैं आपको लिखवाऊंगी बाद में। ओके, फिलहाल मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, ये मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी, तो उससे पहले आप समझ लीजिए। ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल्स होते हैं मेरे, SSS, SAS, ASA एंड RHS। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, आप इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए। SSS का मतलब है साइड साइड साइड, यानी कि अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हैं तो वो क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गए। साइड एंगल साइड, दैट मीन्स 2 साइड 1 एंगल, 2 साइड 1 एंगल, एंड दैट एंगल मस्ट लाई बिटवीन द 2 इक्वल साइड्स। ओके, साइड एंगल साइड तभी अप्लाई होता है जब जो एंगल है वो 2 साइड्स के बीच में आए, 2 इक्वल साइड्स के बीच में आए, तभी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ओके, अगला आता है एंगल साइड एंगल, मीन्स 2 एंगल एंड 1 साइड, मीन्स 2 एंगल एंड 1 साइड, तो हमारी क्या लगती है, एंगल साइड एंगल। RHS इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज बराबर होनी चाहिए, कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए, कोई सी भी। ठीक है, हमारी ट्राइंगल के लिए 4 प्रॉपर्टी होती है, SSS, SAS, ASA, RHS, यानी कि एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर एग्जैक्टली मैं रख दूँ और दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोज हो जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर मैं इनको थ्योरेटिकली फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पे ये 4 रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, SSS, SAS, ASA, RHS, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल एंड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। इट इज़ नॉट RHS राइट हैंड साइड, इट इज़ राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये RHS राइट हैंड साइड वाला RHS नहीं है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होना चाहिए, चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और चारों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को दूसरे क्वाड्रिलेटरल के कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए चारों साइड्स और चारों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन होती है, पहले स्क्वायर की साइड दूसरे स्क्वायर की साइड के बराबर होनी चाहिए, यानी कि सेम साइड, सेम लेंथ ऑफ साइड, साइड की लेंथ सेम होनी चाहिए। पहले स्क्वायर की साइड की लेंथ दूसरे स्क्वायर की साइड की लेंथ के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, अगर एक लेंथ दूसरी लेंथ के बराबर है मीन्स चारों के बराबर हो जाएंगी। ओके, और एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं तो उसको हमें मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या बराबर होना चाहिए आपका, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ की मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। अगर पहले रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ के सेम है, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट फिगर आती है सर्कल। सर्कल में रेडियस सेम होनी चाहिए, अगर रेडियस सेम है तो सर्कल भी सेम होगा, बिकॉज द सर्कल सर्कमफ्रेंस एरिया एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रेडियस। अगर रेडियस सेम है तो सर्कल्स भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर रिटन वर्क, दैट इज एक्सरसाइज 13.1। ये आपको लिखना शुरू करना है एक्सरसाइज 13.1 से। ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड, तो ये आपकी मर्जी है, इट्स योर चॉइस। ओके, ये 3 पॉइंट्स आपको ज़रूर लिखने हैं, ये 3 पॉइंट्स आपको करने हैं, 2 पॉइंट्स आई एम सॉरी, ये 2 पॉइंट्स आपको ज़रूर लिखने हैं। इसके बाद का जो मैंने काम बताया है ये आपकी मर्जी है, आप चाहें लिख लीजिए, वरना देयर इज़ नो नीड, देयर इज़ नो सच नीड टू राइट दैम। क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट टेक योर बुक एंड जस्ट स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। स्टेट द कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी फॉर द फॉलोइंग। नीचे जो भी मुझे चीज़ें दी हुई हैं उनकी कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंडीशन दे रही है, मतलब ये जो नीचे मुझे दिया हुआ है ये कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं। जैसे कि पहला मुझे दिया हुआ है 2 एंगल्स, 2 एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अभी मैंने बताया 2 एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, यहाँ पे पढ़ लीजिए, सेम मेजर, जब उनके एंगल का मेजरमेंट क्या हो, सेम हो। 2 एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, जब उनके एंगल्स का मेजरमेंट क्या हो, बिल्कुल सेम है। सो वी विल start writing down the answers now. Measure of the angle is same. 2 एंगल सेम कब होंगे, आपको थ्योरेटिकल वे में लिखना है, इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं ज़्यादा। ओके, सो मेजर ऑफ द एंगल इज सेम। नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बी, 2 लाइन सेगमेंट्स। 2 लाइन सेगमेंट्स कब बराबर होंगे,
2 लाइन सेगमेंट्स। 2 लाइन सेगमेंट्स कब बराबर होंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। 2 लाइन सेगमेंट्स कब बराबर होंगे, जब उनकी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ बराबर होगी। ओके, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज सेम, जब उनकी लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम है। अब आ जाते हैं 2 सर्कल्स। मैंने अभी आपको बताया सर्कल को सेम होने के लिए क्या कंडीशन है, लेंथ ऑफ देयर रेडियस। व्हाट इज द कंडीशन, लेंथ ऑफ देयर रेडियस। मेजर ऑफ रेडियाई इज सेम, मेजर ऑफ रेडियाई या रेडियस इज सेम। अगर रेडियस सेम होगा तो सर्कल्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज D part. What is D part? 2 squares. 2 squares. मैंने आपको बताया था 2 स्क्वायर्स के कॉन्ग्रुएंट होने की क्या कंडीशन है, उनकी जो साइड है, पहले स्क्वायर की साइड जो है दूसरे स्क्वायर की साइड के बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स लेंथ ऑफ अ साइड, कोई भी एक साइड, ए साइड इसलिए लिखा हमने, कोई भी एक साइड ऑफ 1 स्क्वायर, पहले स्क्वायर की लेंथ जो है किसी भी साइड की इज सेम होनी चाहिए एज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अदर स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर की साइड की लेंथ के। नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको समझाया है इसमें वही सब लिखवा रही हूँ। 2 रेक्टेंगल, अगर फिगर मेरी रेक्टेंगुलर है तब, एंड इज एफ पार्ट 2 क्वाड्रिलेटरल्स, अगर मेरी फिगर क्वाड्रिलेटरल है तब। ये सारी कंडीशन मैंने अभी आपको बताई हैं और सेम कंडीशंस यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछी गई है। ओके, तो अगर मेरे पास रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगुलर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होंगी। क्या इक्वल होंगी, लेंथ एंड ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ ऑफ 1 रेक्टेंगल, पहले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इज सेम एज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द अदर रेक्टेंगल। नाउ द नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल्स। मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल्स के लिए चारों साइड्स और चारों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स ऑफ 1 क्वाड्रिलेटरल इज सेम या फिर मस्ट बी same respect to 4, must be same to 4 sides and या इस सेम भी लिख सकते हैं, मस्ट भी सेम भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड ऑन यू हाउ यू इम्पोज दैट इन योर लैंग्वेज। ओके, ऑफ द अदर क्वाड्रिलेटरल रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको ट्राइंगल्स के लिए 3 कंडीशन बताई थी, SAS, SSS। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो एंगल है वो 2 इक्वल साइड्स के बीच में वाला ही होना चाहिए, इट मीन्स वो वहीं होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल्स में मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, दैट मीन्स इट इज़ आवर फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल एंड इट इज़ आवर सेकंड क्वाड्रिलेटरल, ABCD, ओके, EFGH, AB इज इक्वल्स टू EF, BC इज इक्वल्स टू FG। तो इन दोनों के बीच का एंगल है ABC, तो ये EFG के बराबर ही होना चाहिए। ये नहीं है कि साइड्स तो ये दोनों बराबर हैं और एंगल इधर वाला बराबर है,
रिस्पेक्टिवली का मतलब है अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल ही इधर वाले के बीच के एंगल के बराबर होगा। ये नहीं है कि साइड्स तो चारों बराबर हो गई और ये वाला एंगल इधर तो ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल है, ये गलत हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो साइड्स के बीच में जहाँ पर एंगल आ रहा है दूसरे क्वाड्रिलेटरल फिगर में भी सेम आना चाहिए, तभी ये कॉन्ग्रेंट होंगे, कॉन्ग्रेंसी आएगी, अदरवाइज नहीं होगी। Okay, that's all for today's class. We will start with the next question in our next class. Okay, just be careful and be concentrated when you read these chapter, because it's a new concept and a very important concept, because it's going to work in your further classes in next sessions. So be careful. That's all for today. Thank you, class.